Good morning, students. Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPC Government College, Ajmer. Today we are discuss about topic organization, ये जर्नलिस्ट इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं बच्चों संगठन. जैसा तो अगर हम देखें तो संगठन एक प्रबंध का कार्य है. प्रबंध अपने कार्य की शुरुआत नियोजन के साथ करता है. नियोजन के अंतर्गत ये देखता है कि उसे क्या कार्य कब कैसे तथा किन साधनों के प्रयोग से करना है. तो नियोजन होने के पश्चात सेकेंड जो स्टेप आता है प्रबंध के सामने, वो है संगठन. संगठन के द्वारा जो हमने उद्देश्य हमने लक्ष्य तय किए उन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का एकत्रीकरण करेंगे और उन साधनों के ऊपर कार्य करने के लिए जो संगठन बनाया जाएगा व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्ति ही श्रम ही जो हमारा जो है संसाधनों के ऊपर कार्य करके उसे उत्पादन का रूप देगा. तो संगठन के द्वारा अगर हम देखें तो प्रबंधक नियोजन के पश्चात अगला कार्य करता है. तो संगठन अगर हम समझें तो प्रबंध का एक यंत्र है जिसके द्वारा प्रबंधक अपना कार्य संपन्न करता है. आज अगर हम देखें तो प्रत्येक संस्था में संगठन पाया जाता है, क्योंकि संगठन के बिना संस्था अपना कार्य नहीं कर सकती. इसलिए प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों और संगठन निर्मित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति मिलकर अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. सरल शब्दों में अगर हम देखें तो संगठन किसी भी कार्य को संपन्न करने हेतु कार्य एवं क्रिया को निर्धारण करने एवं उनको व्यक्तियों के मध्य बांटने की व्यवस्था करने को हम संगठन कहते हैं. अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो संगठन का अर्थ एक ऐसी प्रबंधकीय प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा संस्था में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है. तत्पश्चात उन क्रियाओं और कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों के मध्य एक समूह में बांट दिया जाता है. उस समूह में रहकर संगठन में व्यक्ति मिलकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है. तो अलग अलग विद्वानों ने स्टूडेंट्स हमें संगठन के ऊपर अपने अपने विचार दिए. तो अगर हम उर्विक के शब्दों को देखें, जो उर्विक प्रबंध शास्त्र, उनका कहना है कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरण करने की व्यवस्था को ही हम संगठन कहते हैं. क्योंकि संगठन में व्यक्ति मिलकर कार्य करेगा, लेकिन कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कार्य का विभाजन इसके अंतर्गत किया जाता है. इसी के साथ जो हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के जो टेलर हैं वो कहते हैं कि कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर होना चाहिए. हेनरी फॉर्ड भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष हो उसको वही कार्य सौंपा जाना चाहिए. मतलब आप स्पेशलाइजेशन में ध्यान देते हुए संगठन में कार्यों का बंटवारा आपको करना चाहिए. इससे क्या होगा कि संस्था में जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष है उसे कुशलता का उपयोग संस्था के हित में अधिक अच्छे तरीके से हो पाएगा और आप अपने लक्ष्य को जो न्यूनतम लागत के साथ साथ अधिकतम उत्पादन का आपने रखा है उसे आप उच्च किस्म के स्तर के साथ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे. इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कुंटे जो डोलेन कहते हैं कि संगठन किसी भी उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का वर्गीकरण एवं परिवीक्षण के लिए आवश्यक क्रियाओं का वर्गीकरण करना भी माना गया है. तो कहने का आशय ये कुंटे जो डोलेन का भी ये कहना है कि संगठन के अंतर्गत हम संगठन में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों का वर्गीकरण डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए एक अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी को लगाया जाता है जो कि अपने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं. तो इस प्रकार बच्चों हम देखें तो संगठन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि प्रबंधक को बहुत अच्छे से करना होता है. तो इस प्रकार संगठन का किसी भी वांछित उद्देश्यों के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह माना गया है, जिसके अंतर्गत संस्था में व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है. तत्पश्चात उन कार्यों क्रियाओं का वर्गीकरण करने के जो उसको अधिकार दायित्व को सौंपा जाता है ताकि वह अपनी क्रियाओं के अनुरूप कार्य करने में संस्था का सहयोग कर पाए. तो इस प्रकार संगठन व्यक्तियों का एक संगठन माना गया है. संगठन के दो प्रारूप हो सकते हैं, एक होता है औपचारिक संगठन और एक होता है अनौपचारिक संगठन. जहाँ प्रबंध की बात करें तो हर संस्था में औपचारिक संगठन बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन उनके आपसी व्यवहार आपसी विचार से संगठन अपने आप क्रिएट हो जाता है. तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये संगठन था हमारा. आप संगठन की विशेषताएं या प्रकृति देख लेते हैं कि संगठन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है. तो सबसे पहले तो देखिए हम संगठन कैसे उद्देश्यपूर्ण होता है, कैसे उद्देश्यों के लिए संगठन बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य संस्था के अगर हम देखें प्रबंधक के क्षेत्र में तो उसका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है. सेकंड अगर हम देखें इसका जो फीचर है वो है व्यक्तियों का समूह. तो बच्चों संगठन जो होता है जो
प्रबंधकीय कार्य मानव द्वारा मानव के लिए किए जाते हैं, तो संगठन जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित होते हैं और अपने अधिकार और कार्यक्रियाओं का वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार संगठन एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि नियोजन के पश्चात जो अगला स्टेप होता है प्रबंधक के सामने वो संगठन ही होता है, क्योंकि नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण ये प्रमुख कार्य प्रबंधक को करने होते हैं और ये चारों ही कार्य स्टेप बाय स्टेप ये प्रबंधक को फॉलो करने होते हैं, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसी क्रम में अगला बिंदु है एक प्रक्रिया। देखिए बच्चों, जैसे कि हम देख चुके हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, प्रबंध सार्वभौमिक है, तो जो प्रबंध सार्वभौमिक है तो उसके कार्य भी सार्वभौमिक ही माने जाएंगे। तो संगठन आज हर जगह पाया जाता है, हर संगठन में जहाँ भी व्यक्ति समूह कार्य कर रहा है अब संगठन पाया जाएगा, इसलिए ये एक प्रोसेस है और निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार से अगर हम देखिए संगठन का एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो दो आधार पर हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत समूह और एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन व्यक्तियों के बीच बनाया जाता है जिसमें अधिकार और कर्तव्यों के बीच श्रृंखला के रूप में कर्मचारी ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, तो एक ये संगठन का स्केलेटन होता है। इसी तरह से अगर हम देखिए तो इसमें कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप सहकारी संबंध पाए जाते हैं, यानी संगठन में एक सबके लिए सब एक ही भावना से मिलकर कार्य करते हैं, तभी संगठन अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा संगठन की विशेषता में हम देखें तो कार्य का विभाजन किया जाता है, मतलब कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो कार्य करने योग्य दक्ष है उसको वही कार्य अगर हम सौंपेंगे तो वे बहुत अच्छे से उस कार्य को करने में सक्षम हो पाएगा। तो इसमें कार्य का विभाजन अत्यंत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। अगला बिंदु है गतिशील वातावरण। गतिशील वातावरण का मतलब है बच्चों का, आज हम देखते हैं प्रबंधक के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए ये प्रबंधक को संगठन के गतिशील वातावरण में कार्य करना होता है और हमारी संस्था को कई आर्थिक, सामाजिक, बाहरी, आंतरिक सभी प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं। तो एक अच्छा प्रबंधक वही है जो इन घटकों से प्रभावित होते हुए भी अच्छा निर्णय ले पाए और अपने संगठन की क्रियाओं को वर्गीकरण, विभागीकरण बहुत अच्छे से कर पाए। तो इस संगठन को परिवर्तनशील, गतिशील वातावरण में कार्य करना होता है। तो इस प्रकार हम देखिए बच्चों, संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और उसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी मिलकर अपने समूह में एकजुटता की भावना से कार्य करते हैं ताकि संस्था के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, क्योंकि संगठन में सभी क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। सभी विभागों से, उप विभागों से क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई होती है। यदि एक विभाग का कार्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा विभाग उस कार्य को सुचारू रूप से शुरू ही नहीं कर पाएगा। इसलिए संस्था के कार्यों में तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए और इसी के साथ प्रत्येक विभाग और उप विभाग को मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक अच्छा संगठन वही माना जाएगा जहाँ पर संस्था में कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जितने करीब होंगे, उसी के साथ साथ उनके बीच इतना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, प्रबंधक और श्रमिक मिलकर कार्य करेंगे तो वहाँ अच्छे मधुर संबंध पाए जाएंगे। तो इसीलिए एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक प्रबंधक से आशा की जाती है कि वह संस्था की सभी क्रियाओं, विभागों में परस्पर तालमेल रखे, उन क्रियाओं में समानता रहे, किसी भी कार्य का दोहराव नहीं हो, ताकि संस्था के सभी कर्मचारी संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों पर मिलकर अपने श्रम का सदुपयोग करते हुए न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन